दोस्तों नमस्कार। दुनिया की नई ताकत करेंसी में बसती है और करेंसी सीमाओं को नहीं देखती है। करेंसी का मतलब है अगर उस करेंसी की ताकत दुनिया को चलाने में है तो फिर आपकी ताकत को कोई चुनौती दे नहीं सकता है। और इस वक्त दुनिया को डॉलर ही चला रही है और अमेरिका के सामने क्या पहली बार डॉलर को लेकर चुनौती ब्रिक्स देशों ने खड़ी कर दी है, जहां पर उसे ये डर लगने लगा है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ग्लोबल साउथ खड़ा हो गया है। दरअसल आज इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि हम एक खास जगह पर हैं। इस खास जगह को ध्यान से देख लीजिए। ये दरअसल 9/11 यानी 23 बरस पहले 9/11 की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के तौर पर हुई थी, आज उस पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही सिर्फ इस बात को देखने समझने आती है कि आतंकवाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश को कैसे चुनौती दे पाया। लेकिन आज तो सवाल बिल्कुल अलग है। ये सवाल दुनिया के बाजार के जरिए, करेंसी के जरिए और दुनिया के सामने शायद आने वाले वक्त में युद्ध करेंसी या कहें आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय ही होगा। यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त कहीं ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि ब्रिक्स देश अगर आपस में अपना व्यापार अपनी करेंसी के हिसाब से करेंगे तो डॉलर कमज़ोर तो नहीं होगा। और दुनिया के बाजार तो भूल जाइए, भारत के शेयर बाजार में लगातार होती हुई गिरावट क्या इस बात के संकेत है कि डॉलर को लेकर नई चुनौती अगर जिन देशों से मिल रही है, उन देशों के भीतर की इकोनॉमी को डॉलर के ऊपर निर्भर करना ही पड़ेगा? ये कोई सवाल नहीं है, बल्कि इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी इस दिशा को बाखूबी समझना चाहती है। क्योंकि 23 बरस पहले इन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखिए, चारों तरफ जो बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही है या प्रतीक के तौर पर पंख फैलाए हुए एक ऐसी इमारत जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर बनी है, उसको अगर आप देख रहे हैं तो अब उससे निकलकर जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि इस दौर में युद्ध की परिभाषा बदल गई। इस दौर में टेररिज्म को लेकर जो सवाल थे उससे कहीं आगे बड़े सवाल युद्धरत देशों के साथ कौन कैसे खड़ा है, ये महत्वपूर्ण हो गया। और जानकर हैरत ना हो कि जब आप अमेरिका में हों और जिक्र भारत का कर रहे हों तो भारत की मौजूदा वक्त की कूटनीति अमेरिका को परेशान भी कर रही है और राहत भी दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो ही संदेश बहुत साफ तौर पर दिए। एक तो ये था कि ब्रिक्स किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, ब्रिक्स मानवता के साथ खड़ा है। लेकिन दुनिया के तमाम ताकतवर देश जो हैं, अगर वो अपने लिहाज से चलाते हैं दुनिया को और ये सोचते हैं कि उसी के हिसाब से उनकी दुनिया चलती रहेगी, तो फिर ये भूल जाएं। इसीलिए भारत ने पहली बार सवाल यह भी शुरू किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत सदस्य क्यों नहीं बन पाया। विरोध किसने किया था? विरोध चीन ने किया था। चीन कहां पर इस वक्त खड़ा है? चीन ब्रिक्स में खड़ा है। चीन किसी भी हालत में अमेरिका के साथ नहीं है, उसकी प्रतिद्वंदिता है। और भारत ब्रिक्स को बनाने वाले देशों में है, जहां पर चीन भी है और रशिया भी है, ईरान भी है, टर्की भी आकर खड़ा हो गया है, 7 मुस्लिम देशों को शामिल भी किया गया है। और इन सब के बीच जिसकी भी सहमति जिस भी लिहाज से हो रही हो, भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकसित देश यह ना सोचें कि उनकी ताकत हमेशा से एक सरीख ही रहेगी, उन्हें ध्यान देना होगा। और अब पुरानी परिभाषाएं बदल गई हैं। इसीलिए हम जब 9/11 का जिक्र आपसे कर रहे हैं और इन तस्वीरों के आश्रय आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिभाषाएं कैसे बदलती है और क्यों करेंसी की ज़रूरत इस दौर में हो गई है, तो जरा ब्रिक्स और अमेरिकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच खड़े होकर आपको अमेरिका और भारत की कूटनीति को समझने की ज़रूरत है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि भारत ने 3 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया है। एक तो युद्धरत देशों की वजह से इस दौर में व्यापार करने में जितनी मुश्किल गरीब और विकासशील देशों के सामने आ रही है, उसका रास्ता निकालना होगा। जिस दौर में एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान का आमने सामने खड़ा होना, और शायद युद्धरत देशों के बीच जो खड़ा हुआ नहीं है, वह किस रास्ते चले, कैसे चले,
रास्ता तो इसका भी निकालना होगा। इसीलिए अमेरिका के भीतर एक बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो चली है कि भारत की मौजूदगी क्या वाकई कोई रास्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निकाल पाने में सक्षम है, और एक ऐसा रास्ता जिसमें अगर रूस को दरकिनार करने की कोशिश अमेरिका ने की और भारत उसके साथ खड़ा हो गया तो रशिया को उसके बावजूद भी आप हाशिए पर लेकर नहीं आ पाए। चीन के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का जो चेहरा इस दौर में नजर आया, उसके बावजूद भी चीन ब्रिक्स के जरिए ही बहुत सारे नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहा है। और इस ब्रिक्स की टीम हो या दूसरी तरफ नाटो देशों की पूरी कतार हो, इन दोनों परिस्थितियों में दोनों की पॉलिसी को लेकर अगर कोई बीच में खड़ा है तो वो भारत है। यानी भारत मौजूदा वक्त में क्या वाकई एक नए पावर सेंटर के तौर पर है या भारत एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर है। The BRICS itself is a statement of how profoundly the old order is changing. At the same time, many iniquities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. Adding to all that, the COVID pandemic and multiple conflicts have aggravated the burdens borne by the global South. The summit of the future underlined that the world is in real danger of falling significantly behind in realizing SDG targets. How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? भारत के विदेश मंत्री का यह वक्तव्य अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत उन रास्तों को लगातार खोज रहा है जहां पे दुनिया के सामने आए युद्ध के माहौल में बाजार अर्थव्यवस्था को कैसे कौन कैसे चलाएगा, और ख़ास तौर से अपने अपने देश की अपनी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए इस वक्त ना तो युद्ध की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उन देशों को भी आपको समझना होगा जो एक वक्त आतंकवाद के साथ खड़े थे। क्योंकि जब आप 9/11 वाली जगह पर मौजूद होते हैं और ये संदेश लगातार जाता है कि दुनिया अब आतंकवाद से उभर तो चुकी है, लेकिन हिंसक तौर पर टकराव की परिस्थितियों में कोई व्यापक परिवर्तन आया नहीं है। यह अलग मसला है कि युद्ध भी शायद उस बाजार को परिभाषित करने लगे हैं, जिस बाजार के जरिए कितनी बड़ी तादाद में कौन हथियार बेच रहा है, उस पूरी हथियार लॉबी का फ़ायदा किस देश और किन कॉरपोरेट्स को बहुत बड़ी तादाद में मिल रहा है। और जब आप हथियारों के सिलसिले के आसरे किसी दुनिया के देशों की इकोनॉमी को समझना चाहें तो जाहिर है वहाँ पर आपके सामने ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर यूक्रेन में इतने बड़ी तादाद में हथियार कौन झोंक रहा है। इजराइल और ईरान आपस में अगर लड़ रहे हैं तो उनके पीछे कौन सी परिस्थिति है, और शायद प्रतीक के तौर पर इसीलिए 9/11 की ये जगह अपने आप को परिभाषित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिए, स्ट्रैटेजिक रूप से भारत पावर सेंटर हो या ना हो, लेकिन एक बैलेंसिंग पावर दुनिया के सामने उभर कर वो सामने आ गया है। क्योंकि जिस वक्त एससीओ में शामिल होने का जिक्र भारत के साथ था, उस समय रूस भारत के साथ खड़ा था। उस वक्त चीन ने पाकिस्तान का नाम दिया था। लेकिन भारत ने जब प्रयास किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर बन जाए तो उस वक्त चीन ने विरोध किया। और 24 घंटे पहले जब यही सवाल ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल कराने को लेकर आया, जिसके लिए उसने आवेदन दिया हुआ था, तब ये सवाल भारत ने उठाया कि बिना सर्वसम्मति के किसी एक देश के चाहने भर से नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ चीन के साथ साथ रशिया की भी सहमति थी, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। और भारत इस सवाल को बाकायदा पाकिस्तान में जाकर भी कहकर आ चुका है कि व्यापार और टेररिज्म दोनों एक जमीन से संभव नहीं है। यानी भारत एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस पहचान को अपने साथ लेकर चलना चाहता है जहां पर मैसेज दुनिया के सामने बहुत साफ हो कि युद्ध से रास्ता निकलता नहीं है, लेकिन जिनके लिए रास्ता कभी किसी दौर में
टेररिज्म के जरिए जुड़ा रहा हो तो उन्हें भी कम से कम विश्वास पैदा करना होगा। और ये एक उम्मीद है, एक आस है, क्योंकि अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में इस बात की तारीफ हो रही है कि भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए करेंसी को लेकर, ब्रिक्स की ताकत को लेकर और शायद अमेरिका या कहें नाटो देशों की जो पूरी कतार है और जिसके विरोध में चीन और रशिया और ईरान इस वक्त खड़े हैं, उसमें इस उम्मीद को भारत जगाना चाहता है कि किसी भी संस्थान या किसी संगठन का बढ़ना या विस्तार होना इस बात से निर्भर नहीं होता है कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई, सवाल कितने लोगों को किस अंदाज में उस देश की अस्मिता और सुरक्षा को लेकर वो चल सकता है। और ये सवाल भारत ने पहली बार खुले तौर पर तब उठाया जब उसे पता था कि इस दौर में पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बनाने के लिए चीन और रशिया दोनों खड़े हैं। और ध्यान दीजिए, 7 ऐसे देश भी शामिल हुए जो मुस्लिम परस्त देश हैं या मुस्लिम देश हैं। लेकिन भारत एक संदेश बहुत साफ तौर पर देने को उतारू है और इसका जिक्र अगर अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में हो रहा है ये कहकर कि दुनिया इस वक्त जिन युद्धों के बीच फंसी हुई है उसमें दुनिया के बहुत सारे देश जो गरीब हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी और उनकी ज़रूरतों को कौन समझेगा। और शायद यही वो वजह है जो इस वक्त भारत को दुनिया के बैलेंसिंग पावर में सबसे महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर देख रही है। और ये भी महत्वपूर्ण हो चला है कि अमेरिका के चुनाव में भारत की मौजूदगी चाहे अनचाहे जो ब्रिक्स के जरिए उभर कर इस दौर में लगातार आ रही है, उसमें अमेरिका की अपनी कूटनीति और अपनी आर्थिक असफलता का भी जिक्र है। ये कहानी ट्रंप के भाषणों में और आने वाले वक्त में उम्मीद जगाने के लिए कमला हैरिस के भाषणों के जरिए समझा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी बात का जिक्र करना जरूर होगा। दुनिया के जितने भी देश, चाहे वो नाटो कंट्रीज हों या फिर ब्रिक्स में साथ खड़े हुए देशों की कतार हो, चाहे वो G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे क्वाड के देश हो, तमाम देशों के भीतर एक उम्मीद भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि भारत अगर चाहता तो फिर वह रूस और चीन के साथ उसी तर्ज पर खड़ा हो सकता था जैसे ईरान वहाँ पर खड़ा है, जैसे वो तमाम देश खड़े हैं जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत ने रास्ता अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और इकोनॉमी के आसरे पैदा किया है, जो अपने आप में दुनिया के मानचित्र पर भारत को एक नई ताकत के साथ एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर उभार देती है। इसीलिए इस 9/11 की जगह पर आकर ये संदेश बताने की कोशिश आज जरूर की गई कि देखिए दुनिया की परिभाषा बदल रही है और इस बदलती परिभाषा में पावर सेंटर के तौर तरीके भी बदल रहे हैं और दुनिया में युद्ध, आर्थिक और करेंसी, इसके मद्देनज़र ही मुनाफे और घाटे के सौदे के बीच अगर फंसा हुआ है तो ये संदेश अपने तौर पर भारत देने में सफल भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।